हेलो हेलो। ये हमारा वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 के सोशल साइंस के चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। इसमें हम एक समरी ही प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैंने जो इस चैप्टर में मेन सेक्शंस हैं और सब सेक्शंस हैं वो सेक्शन 4 तक लिखे हैं। इसके बाद में वर्कर्स के बारे में आता है और मार्केटिंग के बारे में आता है। आई थिंक टोटल 6 सेक्शंस है, वो भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉपिक और मैटर वो हम पहले कवर करेंगे। तो आपने इस बोर्ड पे देखा कि चैप्टर का नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और शुरुआत होती है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। वो बताते हैं वन ऑफ द फर्स्ट जो सेक्शन है इसका क्या मतलब होता है एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम अब नरेशन में जाते हैं और चैप्टर के समरी में, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर का जो टाइटल है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो यानी कि इसको अगर हिंदी में हम कहें तो वो कहेंगे कि तकनीकीकरण का युग। एज मतलब एक युग होता है, एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। और इस तरह के एज ऑफ जो है कई जो हिस्टोरियंस रहे हैं इंडस्ट्री के या जनरल हिस्ट्री के, स्पेशली यूरोपियन हिस्ट्री को जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पूरी हिस्ट्री को अलग अलग युगों में बांटा है, एजेस में बांटा है। तो कुछ लोग जब से तकनीकीकरण आया वर्ल्ड में तो उसको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो माना ये जाता है कि एक समय से पहले, लेट्स से 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, इससे पहले ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं थी। ज़्यादातर जो सामान बनता था दुनिया में वो छोटे छोटे कारखानों में या छोटे छोटे घर वाले शॉप्स में, दुकानों में, किसी की अपनी ही एक मिल होती है या फिर बढ़ई है तो वो अपना काम कर रहा है, उसका एक शेड है, इस तरह से होता था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी। दुनिया में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ लगीं, बड़े बड़े मिल लगे। तो ये एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस रहा, एक डिफरेंट टाइप का ज़माना रहा और इसको हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो इसीलिए ये पहले शुरू करते हैं एक ये जो टाइम है जिसको ये बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा यही इतिहासकार हिस्टोरियंस मानते हैं। पता नहीं आप लोगों ने पहले इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि नहीं। औद्योगिक एक रेवोल्यूशन सा हुआ था, क्रांति हुई थी, जिसमें सडनली जो हमारे यूजेजेस जो थे, हम जिस तरह से दुनिया में काम करा करते थे और जिस तरह से हम क्या कहते हैं हमारा प्रोडक्शन होता था वो धीरे धीरे चेंज हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ कि जो क्रांति हुई ओवरनाइट हो गई। तो एनीवे इस पीरियड को करीब करीब 18वीं शताब्दी में ये ज़्यादा हुआ, 1700 समथिंग, और 17वीं और 18वीं शताब्दी विच इज़ 1600 to 1700 एंड 1700 to 1800 क्रिश्चियन एरा का, इसमें ये चेंजेस आए। आपने शायद पढ़ा होगा पहले स्टीम इंजन बनी और भी कई सारी इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस हुए, है ना। उससे पहले बहुत पहले हमने पढ़ा था न्यूटन के बारे में। तो ये सारे चेंजेस आ रहे थे इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इन द फील्ड ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, कि किस तरह उस साइंस को एक्चुअली प्रैक्टिकल में चेंज कर पाएँ। लेकिन उससे पहले जब और उसके साथ साथ भी जिस ज़माने को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ आ गई, उस समय क्या होता था। तो वो उस टाइम को ये लोग कहते हैं कि
प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, ठीक है, बिफोर एक्चुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन। गाँव में ज़्यादातर, जो इंग्लैंड का इन्होंने एग्जांपल लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो तकनीकीकरण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो फैक्ट्री बनी, सबसे पहले इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बनी। तो उससे पहले क्या हुआ था, धीरे धीरे जो था, गाँव में जो इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी, जो कॉटन की इंडस्ट्री थी, लोगों को कपड़े पहनने होते थे, वहाँ पे ठंड होती है इसलिए वूल की इंडस्ट्री थी, यानी ऊन की इंडस्ट्री थी, वो सब जनरली रूरल थी, यानी कि गाँव में थी। वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी, उनका प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि लॉज बदल रहे थे। हाँ, और फिर धीरे धीरे जब, क्या कहते हैं, अलग तरीके की तकनीक भी आई, तो क्या होना शुरू हुआ, और फिर जब कॉटन गुड्स के भी कभी इंटरनेशनल डिमांड बढ़ा, क्योंकि कई चीज़ें होने लगी ना, जैसे जो कहते हैं कि वो लोग कॉलोनीज़ बननी शुरू हुई। कॉलोनीज़ मतलब ब्रिटेन ने जैसे इंडिया के ऊपर में राज किया, ब्रिटेन ने इस तरह से कई जगहों पे राज किया, तो वो अपना सामान वहाँ भेजना चाहता था। तो तो इससे क्या हुआ, जो डिमांड था कॉटन का वो बढ़ा, कॉटन प्रोडक्ट्स का बढ़ा, वुलन प्रोडक्ट्स का बढ़ा। तो इससे ये प्रोटो इंडस्ट्रियल और जो इंडस्ट्रियल जो हुआ, क्या कहते हैं, जो फेज़ जो आया, जो युग आया, उसमें क्या हुआ कि जितने भी ये लोग थे, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, इन्होंने क्या किया कि ये लोग गांव में जाने लगे। हाँ, इन्होंने अपने ऑफिसेस गांव में रखे, और गांव के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो प्रोड्यूस करते थे, जो कॉटन प्रोड्यूस करते थे, कॉटन गुड्स प्रोड्यूस करते थे, ऊन की गुड्स प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने उनको बड़े बड़े ऑर्डर भी देने शुरू किए कि भाई, उनको मालूम था कि इतने बड़े बड़े ऑर्डर जो आ रहा है, डिमांड जो बढ़ रहा है, वो शहरों में नहीं हो सकता है उसका काम, क्योंकि शहरों में रूल ज़्यादा थे। तो पहले ये लोग गांव गए, और गांव में इन्होंने जो वर्कर्स थे, गांव के जो इंडस्ट्री थी, उनको लोभ दिखाया, उनको कहा कि आप इस तरह बनाओ, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, ये चलता रहा, काफ़ी लोग अट्रैक्ट भी हुए कि भाई अगर आप लोन दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो मेरे को फ़ायदा होगा गांव में। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, जब और नई मशीनें आईं, तब जो यही जो लोग थे, बिज़नेस आदमी थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको ये लगा कि ये सारी जो सो कॉल्ड, हम एक जगह में, एक बड़ी जगह में इतनी, हम काफ़ी सारी मशीन रख सकते हैं, वर्कर्स रख सकते हैं, सुपरवाइज़र रख सकते हैं, और ये हम शहरों में भी कर सकते हैं। हमें शहरों से गांव में नहीं आना है। इससे क्या हुआ कि हाँ, शहरों में फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हुई, ये एज ऑफ फैक्ट्री हुई। क्योंकि हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई जिस तरह से आप कहीं इंडिया में भी कहीं गांव में जाओ तो आप कहोगे यहाँ तो कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं दिखती, क्या होता है, क्या केवल खेतीबाड़ी होती है क्या? तो फैक्ट्रियाँ का होना एक सॉर्ट ऑफ आधुनिक ये इवेंट है। करीब 18वीं सदी, 17वीं सदी में ये सब शुरू हुआ, जबकि कई सारे इन्वेंशंस आए हैं ना। स्टीम इंजन बना, तो उस तरह की, फिर उसके बाद में स्टीम इंजन कई इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने लगा, इंजन इस्तेमाल होने लगा। पहले ह्यूमन पावर यूज़ होता था, हॉर्स पावर यूज़ होता था। आजकल भी जैसे कई इंडिया में फार्मर्स हैं, दुनिया में कई फार्मर्स हैं, वो बैल यूज़ करते हैं या खुद हल चलाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर चलाते हैं। तो एक तरह एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, आप मशीन से काम ले रहे हो, एक तरह हाथ से, मसल पावर से काम ले रहे हो। ओके, तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, ये ट्रैक्टर जो आया, मशीनें जो आई, ये एज अ पार्ट ऑफ जो मशीनीकरण हुआ पूरे विश्व में, उसके अंतर्गत ये सब रहा। तो ये चैप्टर इसके बारे में है। और मैंने जैसे बताया कि कई इतिहासकारों ने, खासकर बाकी के जो देश हैं, खासकर इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूरोपीय देश जो हैं, वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के एजेस देखे। युग, एज मतलब एक सॉर्ट ऑफ युग, एक टाइम पीरियड, और उसको एक युग को उन्होंने कहा जो मॉडर्न युग होने वाला है, शुरुआत जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे आजकल का युग जो है, करंट युग जो है, इसमें हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और हम लोग टाइप करके गूगल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हम इसको एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एज, कि आप
इंफॉर्मेशन के ज़रिए से कुछ भी जान सकते हैं, अपनी वृद्धि कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो एज था उसको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, कि हमारा जो समाज है, हमारा इतिहास है, वो पहले बहुत सालों तक, ऐसा कहा जाता है, वो उसमें जो प्रोडक्शन होता था वो हाथ का प्रोडक्शन होता था, हैंड प्रोडक्शन। जो खेती बाड़ी भी होती थी वो ज़्यादातर हाथों से होती थी, पूरी की पूरी फैमिली लगी रहती थी उसमें, है ना। फिर धीरे धीरे से चेंज आया। अब एग्रीकल्चर में, किसानी में ही इंडिया में थोड़ा कम है, वो आप पंजाब में शायद देखेंगे उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन अमेरिका और भी जितने बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और कुछ और कंट्रीज जैसे ब्राज़ील वगैरह हैं, वहाँ पर जो खेत हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। उनको अगर लोग उस पर काम करें तो हज़ारों हज़ारों लोग लगेंगे, होता भी था वो पहले। लेकिन आज इतनी बड़ी बड़ी मशीन है कि वो एकड़ की एकड़ खुद बीज डाल देती हैं, बीज का मैनेजमेंट, फिर उसके पौधे का मैनेजमेंट भी करती हैं, और फिर हार्वेस्ट भी करती हैं। उनको हार्वेस्टर भी कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन होती हैं वो तो, फील्ड जितनी बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, खेतों जितनी। तो ये मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ये चेंज आया कि हम ह्यूमन पावर से नहीं, हम इंडस्ट्रीज़, मशीनों से कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो सारांश है आप यही याद रखिएगा कि किस तरह से फैक्ट्रीज़ आई। ये एक नया शब्द, एक नया टर्मिनोलॉजी ही आ गया कि मिल बनी, फैक्ट्री बनी। हाँ, और फिर उसमें क्या हुआ, ये कहते हैं कि सबसे पहले फैक्ट्री 18वीं सदी में 1730 1740 में बननी शुरू हुई, सब यूके में बनी। हाँ, और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री रही वो कॉटन इंडस्ट्री रही, ठीक है, कपास। तो कॉटन इंडस्ट्री में पहले मतलब उसमें कपड़े बनते थे और भी चीज़ें बनती थी, लोगों को चाहिए था, और आपका मार्केट भी ग्लोबल हो गया था, बहुत हो गया था, तो डिमांड बहुत था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये फैक्ट्री आई, और इसमें कॉटन का वैसे भी पहले से भी बहुत वो था, ट्रेड था, इंडिया उस समय बहुत बड़ा था उसमें। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ब्रिटेन में ये फैक्ट्रीज आई, तो ब्रिटेन ने कॉटन ट्रेड को ले लिया, बहुत हद तक उन्होंने ले लिया, ठीक है। फिर आपका एक जो वो आता है, क्या कहते हैं, लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसा है, एक जो सेक्शन है। तो इसमें क्या हुआ कि चूँकि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो शहरों में लगने लगी, शहरों के आसपास लगने लगी, तो उनमें वर्कर्स कहाँ से आए, है ना। तो वर्कर, और एक चीप उसमें रेट में, तो वर्कर जो थे उनका, कईयों का आज भी ऐसा ही होता है, इंडिया में ऐसा होता है, उनको कईयों का जो रोज़गार था वो गाँव में कम हो गया, तो इसलिए वो भर भर के शहरों में आते थे। शहरों में उनको आसानी से नौकरी कई बार नहीं मिलती थी, उनकी हालत भी ख़राब हुआ करती थी, उनको कहीं रहने की जगह भी नहीं थी। तो ये कि उससे भी कई सारे उथल पुथल हुए, सामाजिक उथल पुथल हुए, वो हम बाद में कह सकते हैं। बट बेसिकली यूरोप में, खासकर कि इंग्लैंड में, इस तरह से जो इंडस्ट्रियल चेंज आया वो इस तरह से आया। ये नहीं कि एक ही दिन में आ गया, लेकिन हाँ, एक तरह हम कह सकते हैं कि 1730 या 1710 से आप कह लीजिए, तो 1850 करीब, 1810, 100 साल के अंदर में रेलवे लाइन आने लगी, है ना, स्टीम इंजन शुरू हो गया था। फिर कुछ बाद में जो जहाज़ थे, पहले जहाज़ थे वो सेल से चलते थे, है ना, लंबे लंबे से कपड़े के वो रहते थे, उनसे चलते थे, विंड पावर से चलते थे। फिर उसमें भी स्टीम इंजन लगना शुरू हुआ। तो ये चेंजेस आने लगे, सोसाइटी बिकेम इंडस्ट्रियल, जहाँ ह्यूमन पावर को रिप्लेस करा जा सकता था, होता था। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो ये चेंजेस आ रहे थे, और इसी चेंज के बारे में और इसी प्रक्रिया के बारे में, दिस इज़ द होल चैप्टर ऑफ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो सॉर्ट ऑफ आफ्टर दिस द चैप्टर मूव्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, ये सेक्शन 3 है, एंड इट कम्स स्ट्रेट टू इंडिया। विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉलोनीज़ का मतलब होता है कि जो ब्रिटेन एज अ रूलर, सो टू से, कॉलोनाइज, यानी जिन्होंने उन्होंने कैप्चर किया और फिर उसको कंट्रोल किया और रूल किया, ब्रिटेन ने किया था। पहले जो कंपनी थी, एक कंपनी बनी थी इंडिया में, वो ट्रेड करने आए थे, कहाँ, गुजरात में, सूरत में। जहांगीर जो राजा था, मुग़ल राजा था, उसके टाइम में 17th सेंचुरी में आए थे। बाद में वहाँ पर एक कंपनी बनी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे बड़ी, उसका नाम भी दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी दिन तक खुद एज अ कंपनी इंडिया में रूल किया,
ट्रेड किया, और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट आ गई थी, पहले कंपनी फिर गवर्नमेंट ने ले लिया था, ठीक है। तो इसलिए इंडिया कॉलोनी बन गई। इंडिया को कहा जाता था इंडिया इज़ अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। इस तरह की ब्रिटेन की और बहुत कॉलोनीज थी, वेस्ट इंडीज़ थी, एक टाइम तक अमेरिका भी थी, तब ऊपर उनके यहाँ क्रांति हुई थी, ऐसी शायद इजिप्ट भी थी, अफ्रीका में भी थी, बहुत कॉलोनीज थी, केनिया था, इस तरह से अफ्रीका में, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिया वॉज अ कॉलोनी, बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, सॉरी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल जो एरा जो हुआ, तो युग जो आया, उसमें कॉटन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड, कॉटन ट्रेड। इससे पहले बिफोर ब्रिटेन टुक ओवर, इंडिया वॉज नंबर 1 इन टेक्सटाइल्स एंड कॉटन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहते हैं कि 17वीं करीब सदी तक इंडिया वॉज नंबर 1, ठीक है। और इसको ब्रिटेन ने बेसिकली कॉलोनी बना के फिर एक रिप्लेस किया, और अपने ब्रिटिश क्या कहते हैं, कई बार वो कॉटन यहाँ पे बनता था, कहीं और भी उगाया जाता था, उसको ले जाते थे वो लोग इंग्लैंड में क्योंकि फैक्ट्रीज बनी हुई थी, और फिर वापस वहाँ से वो जो शर्ट्स थी, वो चीज़ें थी, पैंट्स थे, और भी जितनी गुड्स थे, वापस यहाँ आते थे ख़रीदने के लिए। सोचिए इतना ज़बरदस्त ट्रेड चलता था, और उससे क्या हुआ, इंडियन कॉटन इंडस्ट्री काफ़ी गिर गई थी वर्ल्ड पावर में, वर्ल्ड ट्रेड में। इंडियन कॉटन जो ग्रोअर्स थे, जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, उनको बहुत धक्का पड़ा था ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, और आज भी वो इंडस्ट्री पूरी तरह से संभल नहीं पाई है, ठीक है। इसीलिए गांधी ने बाद में आकर खादी का वो किया था कि भैया हमें सब, हर एक व्यक्ति को अपने आप कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो एक जो एक्टिविटी है वो हम खुद बुन सकते हैं, वो हमारा पहनावा हो जा सकता है। इसलिए और भी कई सारे गांधी ने जो एक्शंस किए थे कि स्वदेशी रखो, विदेशी कपड़ों को जला दो, तो ये सारा ये कॉटन के बारे में है। तो इसमें इंडिया का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। इंडिया में भी बाद में फैक्ट्रीज़ लगी, कई लोगों ने फैक्ट्रीज़ लगाई, कॉटन की फैक्ट्रीज़ लगाई, जूट की फैक्ट्रीज़ लगाई। पहले इंडिया में फैक्ट्रीज़ नहीं थी, रेलवेज़ बनी 1850 में एक्सेट्रा। तो इस तरह से इंडिया में भी ये चेंजेस आए। जो टाटा थे, और भी कुछ पारसी कहते हैं, वो बम्बई में ज़्यादा रहते हैं, गुजरात में ज़्यादा रहते हैं, वो बहुत पहले ईरान से आए थे, वो पारसी से, टाटा वॉज अ पारसी। और भी कई सारे बिजनेस क्लास थे, उन्होंने फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाई, और फिर धीरे धीरे ये बात बढ़ी पूरे इंडिया में। कानपुर में लगी, अहमदाबाद बहुत बड़ा सेंटर बन गया टेक्सटाइल्स का, मुंबई बना, और मद्रास इलाका बना, यू नो वेरी बिग सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल। सो इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरह से बड़ा हुआ। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल चेंजेस आए, ये इसकी वजह से काफ़ी आए। और ऑफ कोर्स हाँ, ब्रिटिश ने ले लिया था, तो उन्होंने क्या कहते हैं, रेलवे वगैरह भी लगाई 1850-54 वगैरह में। तो ये आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि ये किस चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है। वंस अगेन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इतिहास में एक समय ऐसा आया, खासकर कि ब्रिटेन में, जब जो पहले का एक जो गांव का समाज था, रूरल समाज था, वो धीरे धीरे चेंज हुआ। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो चेंज हुए, उसमें मैकेनाइजेशन आया, स्टीम इंजन बना, और भी कई ऐसे पार्ट्स बने जिसको स्पिनिंग जेनी कहते हैं, और भी स्पेशली कॉटन मिल से जिन कहते हैं शायद उसको। इस तरह की चीज़ें बनी, लोगों ने ईजाद करी, जिन्होंने कॉटन का वीव करना, है ना भाई। अगर आप हाथ से कॉटन के जो फाइबर है उसको वो कर रहे हो, वीव कर रहे हो, उसमें टाइम लगता है, और मशीन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, स्पिंडल होते हैं, घूमते हैं, आपने शायद कभी कभी देखा होगा। तो उससे क्या प्रोसेस जल्दी हो गई, तरह तरह की चीज़ें बनने लगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो एक पूरे विश्व में एक चेंज आया, जिसमें इंडस्ट्रीज़ आ गई, जिसमें हाथ का लेबर पावर जो था उसकी अहमियत एक तरह से कम हो गई, मशीन एज आ गया सॉर्ट ऑफ, है ना। ये चैप्टर उसके बारे में है, किस तरह से फैक्ट्रियाँ लगी, फैक्ट्रियों की अहमियत क्या थी। तो ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसके एक एक सेक्शन पे अगर जहाँ ज़रूरत होगी उस पर अलग वीडियो से उन पर प्रकाश डालेंगे। ओके, थैंक यू।